ओके, तो हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ होता है। तो एक्चुअली सोलेनॉइड में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर में ही ज़्यादातर होती है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इनसाइड द सोलेनॉइड होती है। ठीक है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर नहीं होता, कमजोर हो जाता है। कैसे होता है वो देखिए। जैसे कि हमने दो कॉइल लिया और करंट मान लो कि करंट कुछ इस टाइप से हो रहा है, मूव कर रहा है ना। तो करंट कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है, तो आप करंट के मूवमेंट के होने की वजह से देखिए क्या हो रहा है। करंट इस तरह से मूव कर रहा है, तो जिधर मेरा थंब का डायरेक्शन उधर मैग्नेटिक फील्ड है भाई। इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो तीर का निशान डाला हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, करंट है। तो दोनों कॉइल में करंट क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया आपको कि आपको क्लियर कट ये बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि सोलेनॉइड में बहुत सारे जो कॉइल्स होते हैं उसमें जो करंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। करंट इन ऑल द कॉइल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। करंट्स इन ऑल द कॉइल्स ऑफ ए सोलेनॉइड मूव इन सेम डायरेक्शन। जो सोलेनॉइड होता है ना, उसके कॉइल्स जो होते हैं उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम डायरेक्शन होता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये देखिए, ये पहला कॉइल अगर हमने दे दिए हैं, एग्जांपल बता रहा हूं कैसे क्या क्या होता है, वो आप बेसिक चीजें समझिए पहले। ये एक कॉइल है और इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है। दूसरा कॉइल ये है, फिर उसके वजह से इतना है। तीसरा ये होगा, उसके वजह से इतना होगा। मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं भाई अपोज, तो एक्सटीरियर पॉइंट पे। एक्सटीरियर पॉइंट देखो, यहाँ ज्वाइंट नहीं है, ये क्लोज करवा जाएगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा, क्लोज करवा जाएगा। ये भी क्या होगा, क्लोज आ जाएगा। तो जो क्लोज कर्व आ रहा है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। एक्चुअली इस लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, इस आउटर साइड में ए बी पॉइंट पर जो एक्सटीरियर पॉइंट है और जो ऑफ द एक्सिस है, एक्सिस से बाहर, जो सोलेनॉइड के एक्सिस के बाहर जितने सारे पॉइंट्स हैं, जो मैंने बताया आपको, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सब जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वीकर एंड वीकर होता है, बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। और कमजोर होने के साथ साथ एक चीज और आप समझो कि अगर ये कमजोर है तो ठीक है, लेकिन और अगर कमजोर करना है तो क्या होगा, हम एक ऐसा सोलेनॉइड मान लेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज्यादा हो। मतलब ऐसा सोलेनॉइड चुनेंगे जिसका नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो। लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, तो लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है और उसकी लेंथ भी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये होता है सोलेनॉइड की कहानी। तो मैंने एक सैंपल की तरह बताया, मैंने एक कॉइल ले लिया, दूसरा कॉइल ले लिया, और कॉइल तो सोलेनॉइड में एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा ना। जितने सारे कॉइल्स हैं, सारे कॉइल्स में जो करंट है वो क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो सेम डायरेक्शन मूव करने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ द एक्सिस एंड डाउन द एक्सिस, ऑफ द एक्सिस मतलब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ इस पॉइंट पे देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है। मतलब अगर मैं यहां बोलूं मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करें जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो, ऐसे सोलेनॉइड की बात अगर मैं करते हैं, हम लोग करते हैं, तो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे सोलेनॉइड की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या हो रहा है, लंबे लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, वेरी वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड्स के लिए क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। और ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटर रीजन्स में कम होता है। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो टेंडेंसी यहाँ हो सकती है 0 होने की। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई, क्योंकि अंदर में ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अब क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दूसरा लाइन मैंने बताया, अब एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जा रहा है, ये लाइन देखो सीधा सीधा आर पार हो गया। यहाँ एक ये भी लाइन है जो इससे क्रॉस करता हुआ क्लोज कर बना रहा है, ये भी क्लोज कर बनाएगा। तो इस तरह से आपको क्लियर कट पता चल गया होगा कि एक्सिस पे, ये जो एक्सिस है, इस किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना काफी आसान है, मैथमेटिकली हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन ऑफ द एक्सिस इन सब पॉइंट्स पे मैथमेटिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है निकालना। आई बात समझ में। तो ये बातें हैं, मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इन दो पॉइंट्स पे क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनसाइड में होता है, अंदर में होता है। ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट
ओनली इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। सच बात यही है कि एक लंबा सोलेनॉइड अगर हम लें, लॉन्ग सोलेनॉइड लें जिसका लेंथ बहुत ज्यादा हो, ऐसे ऐसे सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर में एग्जिस्ट करती है। बाहर सारे फील्ड, बाहर सारे जगहों पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 हो रहा है। यही हमें दिखाना है यहाँ पर। देखिए इसी चीज को देखिए, ये तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, डॉट 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 मींस आउट ऑफ प्लेन, करंट इज मूविंग आउट ऑफ प्लेन, क्रॉस 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 मींस करंट इज डाउन द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जो तीर का निशान है ना, ये तीर का जो निशान है वो क्या है, जो तीर का निशान मैंने दिखाया है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, सोलेनॉइड के अंदर में ही तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर तो कुछ होता है नहीं। बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। अगर आप बी आउट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली बी आउट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, बी आउट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन बी इनसाइड, जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है होता है, वो 0 नहीं होता। ये आप देख सकते हैं, आपके पास क्लियर कर दिख रहा है, आप देख सकते हो अंदर में ही मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर में हमने क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 0 कर दिया। 100% 0 नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या कर रहे हैं, 0 पे ला रहे हैं। तो 0 पे लाने के लिए होता क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स भी उसका बढ़ेगा, है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ उसका बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा। और कहाँ रहेगा भाई, इनसाइड द सोलेनॉइड रहेगा, ठीक है, इनसाइड द सोलेनॉइड रहेगा। और टाइटली है, टाइटली बॉन्ड है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स में परपेंडिकुलर बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। चलिए हमें अब पढ़ना क्या है, हमने बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करके हमने एक एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके थे। एक्सियल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हम लोग निकाल चुके थे। अब हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। देखिए मान लो कि ये डायग्राम है और ये एक्सियल पॉइंट है, तो ये मान लो पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, Q है। तो P से Q एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, P से Q हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, पहले से ही किया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग तो एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर इसी लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ले जाएंगे बाहर साइड में, फिर यहां आ जा रहा है और फिर कुछ इस तरह से चलता चला जाएगा। इस लाइन के अलोंग हमने तीर का निशान मारा, फिर इधर निशान मारा, फिर इधर निशान मारा, फिर इधर निशान मारा, ठीक है। एक क्लोज्ड लाइन ले लिया, एक क्लोज्ड कर्व ले लिया, रेक्टेंगुलर समझ लो, रेक्टेंगुलर हमने क्लोज कर्व ले लिया, प्लेन कर्व हमने ले लिया, जिस कर्व का नाम है PQRS। ये क्या है, प्लेन कर्व क्या है, PQRS, रेक्टेंगुलर प्लेन कर्व है, तो ये क्या है, PQRS। इसी के अलोंग हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। जैसे कि एम्पियर्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, एम्पियर्स लॉ में पढ़ा होगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या पढ़ा था भाई, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज सरफेस जो सिमेट्रिकली है, फॉर द क्लोज्ड कर्व, फॉर द प्लेन कर्व, फॉर द लाइन इंटीग्रल। यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड लाइन, या नहीं तो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज सरफेस, जो प्लेन सरफेस है, ये जो प्लेन लाइन है उसके अलोंग हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है, उसको समझिए। दैट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट प्लेन कर्व। तो अगर मैंने इसका लेंथ ले लिया स्मॉल l, ठीक है, इसका लेंथ क्या ले लिया हमने, स्मॉल l, तो स्मॉल l लेंथ में कितना करंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर न्यूट लेंथ स्मॉल n से इंट्रोड्यूस्ड होंगे, परिचित होंगे, आप जानते होंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर न्यूट लेंथ स्मॉल n है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ तो स्मॉल n है, तो स्मॉल l लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो भी आप निकाल सकते हो, वो भी आप निकाल सकते हो। मैं तो अभी टोटल करंट की ओर बात कर रहा हूं, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू और मल्टीप्लाइड बाय क्या, आई करंट। आई करंट मतलब जो इस लूप में, जो इस सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, जो इस सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखे म्यू नॉट n स्मॉल l इनटू आई करंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने इसका लाइन इंटीग्रल मारा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए लाइन इंटीग्रल की बात हम करते हैं, लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे तो P से लेकर S तक हमें क्या करना है,
लाइन इंटीग्रल मारना है। P से Q जा रहा है, P से Q, तो B अगर इसका लेंथ इतना है तो यहां देखिए B मैग्नेटिक फील्ड B डॉट L, तो B डॉट L यहां पे क्या होगा B इंटू L। चलिए सही है। अब यहां देखिए लाइन हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। लाइन हमारा क्या जा रहा है भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। इट मींस B डॉट दिस लेंथ इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्या हो रहा है 0, तो लाइन इंटीग्रल इस लाइन के अलोंग क्या हो गया 0। ठीक है, फिर यहां देखिए यहां लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, फिर यहां हम लोग निकालेंगे लाइन इंटीग्रल। तो क्या यहां आउटर साइड में निकालना जरूरी है, नहीं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। यहां देखिए बी आउट इज इक्वल टू 0, यहां देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी आउट इज इक्वल टू क्या है 0 है भाई, 0 है। तो यहां पे फिर एक बार 0 आ जाएगा, फिर एक बार 0 आ गया। फिर अगेन देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या लाइन वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर एक बार क्या आ जाएगा 0। फिर क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है म्यू स्मॉल एंड एल इंटू आई। ठीक है, तो अब देखिए कि मैंने तीनों 0 को हटा दिया, यहां से तीनों 0 यहां से हट गए। हटने के बाद एल से एल क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है वो क्या आ रहा है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इनटू आई। दिस इज योर वैल्यू, ये आपका वैल्यू है। ये हमने फाइंड किया है एम्पियर्स लॉ से। देख लीजिए, ये एम्पियर्स लॉ से हमने इसको फाइंड किया है। ये हमने कहां से फाइंड किया भाई, एम्पियर्स लॉ से। इसको हमने बायोट-सवार्ट लॉ से भी फाइंड किया था, लेकिन हमने यहाँ पे आपको एम्पियर्स लॉ से फाइंड करके बता दिया इजी वे में, मैथमेटिकली हमने बता दिया। और दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर एट इट्स एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे इनसाइड सोलेनॉइड किसी भी पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट पे इतना ही आता है म्यू नॉट एन इंटू आई, किसी भी जगह पे इतना इस तरह का है ना। तो जो भी मैंने आपको बताया था बायोट-सवार्ट लॉ, एक एक केस को हमने स्टडी किया था। बार बार वीडियो को देखो, बार बार वीडियो को देखो, समझो, प्रयास करो समझने का। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो। जितना बार वीडियो देखोगे उतने बार आपके समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार उस वीडियो को देखो, कम से कम 2-3 बार देखना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ आई। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के एक्सियल पॉइंट पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, आई इज द करंट मूविंग इन द सोलेनॉइड एंड म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, चलिए इसी बेस पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया है। आप आंसर बताओगे। नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इज 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ जो है स्मॉल एन कितना है भाई 40 है। कितना है भाई 40। ठीक है, 40 है। तो करंट नीडेड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला इनसाइड इट इज इक्वल टू व्हाट। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर में कितना है वो बताइए। टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला इनसाइड इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा वो बताना। ऑप्शन ए इज इक्वल टू 8 एम्पियर, बी इज इक्वल टू 16 एम्पियर, थर्ड इज इक्वल 24 एंड डी इज इक्वल टू 30 एम्पियर। 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन को देखो, ऑब्जर्व करो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। 1 मिनट का वीडियो पॉज करो, फिर आप आंसर बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर आपको बताना होगा तो बताना ही होगा। ठीक है, बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है। 1 मिनट वीडियो पॉज करते हैं और आपको बताना है इसका आंसर कि क्या आंसर होगा, विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है भाई, करंट फाइंड करना है। इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द करंट देन वी विल यूज द फॉर्मूला I इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली टेस्ला है ना, टेस्ला लिख देंगे, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आप सब जानते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 वैल्यू आता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, वो जो है वो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 आ जा रहा है।
ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पे 40 है पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसे हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में इतना है ना। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पूरा यूनिट को यूज करो है ना, पूरे यूनिट को यूज करके आप बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका, टेल मी द आंसर। ओके, स्टार्ट नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बताइए, 8 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 24 एम्पेयर, 30 एम्पेयर। आंसर कैलकुलेट करना है आपको, खुद आंसर कैलकुलेट करना है क्या वैल्यू आएगा। यहाँ पे 40 टन्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पर मीटर कितना होगा भाई, सेंटीमीटर ऊपर चलाएगा, मीटर के लिए हम क्या करेंगे 10 टू द पावर 2 लिखेंगे। अब बताइए आंसर कितना होगा, 2 1 3 है ना, 4 पाई की अगर 4 से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा चलो यहाँ पे 4 की वैल्यू इतना है ना, यहाँ पे 5 लिख देंगे है ना। फिर यहाँ पर ये 10 टू द पावर कितना आ रहा है 3 माइनस 4, पाई को कितना मान लेंगे 3.14। तो मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ अगर हमने 20 मिली टेस्ला दे दिया तो कितना होगा बताइए। चलो ऐसा करते हैं, बताइए क्या होगा। यहाँ पे 2 मान लेते हैं, क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे है ना, ये 20 टन्स तो हम लोग लिख दिए है ना, 20 टन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हमने 40 मिली टेस्ला रख दिया तो कितना होगा आंसर, 40 मिली टेस्ला। तब बताइए 40 मिली टेस्ला अगर हो जाए तो आंसर क्या होगा। यहाँ पे 40 मिली टेस्ला है, क्वेश्चन चेंज हो गया, तो 40 मिली टेस्ला में आंसर आप देखो कितना आएगा, 16 एम्पेयर आएगा। ठीक है, 16 एम्पेयर आएगा। आप इसको देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, जो भी आंसर होगा है ना। फिर हम लोग और भी न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे। बेसिक कहानी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये सॉल्व होता है, बाय एम्पियर्स लॉ, बाय बायोट-सावर्ट लॉ। ओके, चलिए ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर के ऊपर है ना। एम्पियर्स लॉ हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, थ्योरेटिकली हमने जान लिया है। तो इसके बाद हमारा क्या काम है, हमारा काम है उस लॉ का यूज करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, तो सबसे पहले हॉलो सिलेंडर के बाद हम लोग देखते हैं। इट इज अ हॉलो सिलेंडर इन विच करंट इज मूविंग आउटवर्ड है ना, अपवर्ड सॉरी अपवर्ड में करंट मूव कर रहा है। मान लो ये हॉलो सिलेंडर है, बीच में खाली जगह है ना, कुछ मटेरियल से बना हुआ है, तो करंट क्या कर रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, इधर भी ऊपर जा रहा है भाई। करंट अगर ऊपर जा रहा है, ये भी दोनों एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, तो आप इजी वे में समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हॉलो सोलेनोइड इज इक्वल टू 0। इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, आप जनरल ऐसा समझो कि इनसाइड पॉइंट के लिए आप लोग क्या समझोगे, ये इनसाइड पॉइंट है ना, तो इनसाइड पॉइंट के लिए मान लो करंट है, इधर भी आ रहा है, तो करंट ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये मैग्नेटिक यहाँ, ये मैग्नेटिक यहाँ, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इनसाइड द हॉलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दीज करंट्स अपोज ईच अदर। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू 0। एक केस पहला ऐसा समझेंगे, D इज लेस देन R, D इज लेस देन R, तो लाइन इंटीग्रल, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल यहाँ पे निकालना चाहेंगे, B डॉट dl है ना, ये सिमेट्रिकल बॉडी है, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लाइन है ना। ये जो क्लोज सर्किल हमने ड्रॉ किया है, इमेजिनरी सर्किल जो हमने ड्रॉ किया है, उस लाइन के अलोंग कितना करंट को इंक्लोज किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये हॉलो सिलेंडर है, जिसकी वजह से इसने क्या कर दिया, कुछ भी करंट को इंक्लोज नहीं किया हुआ है, इसने कुछ भी करंट को इंक्लोज नहीं किया है। इट मीन्स हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बी डॉट डीएल जो कुछ भी है, तो बी इनसाइड कितना होगा 0। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हॉलो सिलेंडर के अंदर में आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है 0 आ रहा है। लेकिन अब देखिए आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं, आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे। अब हमने क्या करते हैं कि इस हॉलो सिलेंडर का रेडियस माना कैपिटल आर, चलिए सही है कैपिटल आर। तो पहला केस हमने क्या हैंडल किया, डी इज लेस देन कैपिटल आर। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हमें कैलकुलेट हो गया, मतलब हॉलो सिलेंडर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है 0। ये करंट, इस करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको अपोज कौन करेगा ये, और इधर जो प्रोड्यूस होगा उसको अपोज करेगा। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अपोज कर रहे हैं। मतलब इनसाइड द प्लेन इनसाइड द हॉलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट के लिए आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर हमने यहाँ पे डी लिया और उस केस को हमने दूसरा केस बोला, दूसरा केस है ये हमारा। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, डी इज ग्रेटर देन आर, कैपिटल आर से बड़ा हो तो लाइन इंटीग्रल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल जब यहाँ पे आउटर रीजन के लिए हम ड्रॉ करेंगे तो क्या लिखेंगे, एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इंक्लोज्ड बाय दैट लाइन दैट इज इक्वल टू करंट आई। ये हमने इतना करंट लिखा। चलिए इतना करंट अगर हमने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा हुआ है वो तो बी ही रहेगा, लेकिन आउटर रीजन के लिए हो जाएंगे फिर डीएल 2 पाई डी और दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से ना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आउटर रीजन म्यू नॉट 4 टाइम्स 2 आई इंटू डी। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू नॉट 2 आई बाई 2d लिख सकते हैं इस तरह से। क्यों, सही है, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना करंट इंक्लोज किया हुआ है वो हम लोग लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई इंटू 2d। यही अंतर है, ये आउटर रीजन के लिए है और ये इनसाइड के लिए, ठीक है। इनसाइड के लिए क्या है 0, आउटसाइड के लिए क्या है वेरिएबल है, डी पे डिपेंड कर रहा है, याद रखिएगा। आउटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इफ एंड ओनली इफ डी इज कांस्टेंट। अगर डी कांस्टेंट है तो, और फिर यही आउटर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। जितना दूर जा रहे हैं हम ना हॉलो सिलेंडर से, जितना दूर जा रहे हैं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और जितना ही नजदीक आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर हो जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी इफ एंड ओनली इफ करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों केस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दोनों केस में आप लोग समझ सकते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करना होगा तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। और हॉलो सिलेंडर के लिए ग्राफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डी ग्राफ कैसा होगा वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। खुद कैलकुलेट करना बहुत आसान है भाई। देखो यहाँ पर ये हमने आर बता दिया, डी इज इक्वल टू आर। अगर ये वैल्यू आर आ रहा है तो यहां से यहां तक क्या होगा, 0 वैल्यू आ रहा है। फिर यहां से यहां तक 0 वैल्यू आ रहा है। देख लीजिए इनसाइड द रीजन, ये इनसाइड द रीजन है। इस फील्ड में डी इज लेस देन आर और डी इज इक्वल टू आर में ये आउटर केस हम ले सकते हैं, ठीक है। डी इज ग्रेटर देन आर में एक आउटर केस ले सकते हैं। चलिए इस केस पे यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट डालेंगे, ये तो 0 आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0। फिर एक हम ये पॉइंट ले लेंगे, ये कुछ अप्रोक्सीमेटली कुछ आ जाएगा। फिर यहाँ पे धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आई बात। चलिए ये बातें समझ में आ गई। इस कहानी में आप देख रहे होगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डी का हमने ग्राफ प्लॉट किया है। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डी का ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अगर तो इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब आप होमवर्क में आपको दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट करोगे। इनसाइड रीजन्स के लिए भी और आउटसाइड रीजन्स के लिए भी आपको मैंने होमवर्क दे दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, तब बेसिक चीजें क्लियर करना काफी जरूरी है, ठीक है। मैं अगर चाहता तो कम टाइम में ही सारा कुछ बता दिया होता। बोला फॉर्मूला बच्चों फॉर्मूला याद रखो, बी आउट इज इक्वल टू व्हाट, बी इनसाइड इज इक्वल टू व्हाट, बात खत्म कहानी, याद कर लो। इनसाइड इज इक्वल टू 0, आउटसाइड इज इक्वल टू दिस, याद कर लो। लेकिन मैंने एक चीज को आपको बताया, एक चीज बताया है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लाइन इंटीग्रल भी मैंने बता दिया 2 पाई डी, है ना। एक
से लेकर हर चीज बता दिया मैंने, शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूँ। आगे चलते हैं हम लोग, मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। दूसरा केस जो हमारे पास आ रहा है सॉलिड सिलेंडर का केस आ रहा है। दिस इज द केस फॉर द सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का केस आ रहा है। इस सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या होता है आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। सॉलिड सिलेंडर का मतलब होता है जिसमें मटेरियल पूरे भरे हुए खाली नहीं हो, उसको हम लोग सॉलिड सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, चलिए सॉलिड सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला केस हम लोग देखते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। पहला केस क्या कह रहा है, डी इज लेस देन कैपिटल आर। डी इज लेस देन कैपिटल आर मतलब जो हमने लाइन इंटीग्रल हम निकालेंगे, अगर जब इसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, इस मैग्नेटिक फील्ड को इस लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे, इस क्लोज कर्व के अलोंग हम इंटीग्रेट करेंगे, तो कहानी क्या बन रही है वो देखिए। डी इज लेस देन आर, पहला केस इनसाइड पॉइंट के लिए हम ले रहे हैं। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये जो लाइन है, उसने अपने अंदर कितना करंट को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो लाइन अपने अंदर कितना करंट रखा हुआ है। करंट ऊपर जा रहा, करंट ऊपर जा रहा, करंट ऊपर जा रहा। ये लाइन कितना अपने अंदर करंट को रखा हुआ है, ये लाइन अपने अंदर कितने करंट को समाया हुआ है, उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। दैट इज इक्वल टू आई इनसाइड। दैट इज इक्वल टू कितना, आई इनसाइड। आई इनसाइड कितना है भाई, टोटल करंट बाय टोटल एरिया। मतलब करंट कैसे वेरी कर रहा है, एरिया के साथ से वेरी कर रहा है। करंट इज वेरी विद रिस्पेक्ट टू एरिया। टोटल करंट बाय टोटल एरिया इनटू क्या है ये, एरिया इनक्लोज्ड बाय दैट लाइन। ये लाइन ने कितना एरिया अपने अंदर क्लोज किया हुआ वो देखिए। तो करंट यहाँ कैसे वेरी कर रहा है, करंट इज वेरी विद रिस्पेक्ट टू एरिया। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ज्यादा करंट ज्यादा, एरिया कम करंट कम। यहाँ देखिए टोटल करंट टोटल एरिया, तो कितना एरिया में हमें करंट निकालना है, तो पाई डी स्क्वायर में हमें करंट निकालना है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आई डैश हमारे पास आंसर आ गया। तो इनसाइड रीजन के लिए हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल दे तो क्या करोगे, वहां पर इनसाइड फील्ड के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल दे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई डी हमने लिख दिया बाय आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये कैसे आया वो बताइए। तो हम लोग एक चीज तो जानते होंगे ना कि बी इनसाइड हो या जो कुछ भी हो, वो लाइन इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई डैश, कितना उसने अपने अंदर करंट को इंक्लोज किया हुआ है। लाइन इंटीग्रल हम निकालते हैं तो क्या आता है, बी इंटू 2 पाई डी। और ये उसी लाइन के अलोंग है जिस लाइन के अलोंग हमें कैलकुलेट करना है, मतलब इनसाइड रीजन के लिए कैलकुलेट करना पड़ रहा है। म्यू नॉट हो गया, करंट कितना इंक्लोज किया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे कितना, वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आई डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक डी से एक डी कैंसिल हो गया तो इसको उड़ा देंगे, यहाँ एक डी रह जाएगा। ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा यही तो आएगा। यहाँ 2 टाइम्स कर दिया तो यहाँ भी 2 टाइम्स करना होगा 4। इट मींस इनसाइड रीजन के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई इंटू डी बाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम समझ सकते हैं बात को। ठीक है, तो आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। इस कहानी में आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है। आप देखिए इनसाइड पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। इफ एंड ओनली इफ करंट इज इक्वल टू, करंट क्या है, करंट कांस्टेंट है। तो इस कहानी में क्या हो रहा है, करंट अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है इंटरनल पॉइंट के लिए। तो ग्राफ अगर प्लॉट करना होगा तो आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डी का हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस समझिए आउटसाइड रीजन के लिए। आउटसाइड रीजन के लिए हमने दूसरा केस रखा, डी इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये जो हमने डी लिया ये आउटर रीजन के लिए लिया, ये जबकि ये सिलेंडर कैसा है भाई, तो सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर में हमने आउटर रीजन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लेना है। करंट ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के लोग, इस लाइन के लोग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, और ये सेपरेशन स्मॉल डी है। चलिए, तो आउटर रीजन के लिए हमें निकालना है तो क्या करेंगे भाई, कितना करंट इंक्लोज किया इसने, आउटर रीजन में कितना करंट इंक्लोज किया, तो दैट इज इक्वल टू लिख सकते हो आप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इंक्लोज्ड बाय दैट लाइन इंटीग्रल, दैट लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाला है वो है। इतना लिख देंगे, डीएल इज इक्वल टू क्या, 2 पाई डी। तो यहाँ लिख दो बी इंटू 2 पाई डी, इसके बाद म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। हो गया, कहानी बन गया, यही तो आ रहा है। और क्या आएगा आपके पास में, यही सब चीजें आ रही है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर, सेम चीजें हैं। तो इनसाइड और आउटसाइड रीजन के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, और
यहाँ पे देखो जैसे जैसे बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, फिर धीरे 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 घटता हुआ चला जाएगा। तो ये पॉइंट जो आपको बता रहा है ना, ये डी जो है वो आर है, दिस डी इज इक्वल टू आर। ये कहानी है बी इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ये बी आउटसाइड, बी आउटसाइड के लिए हम बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। इस तरह का ग्राफ आपके एग्जाम में अगर पूछता है तो आप आंसर दे सकते हो। बेसिक कहानी मैंने आपको बताया है, क्या बताया आपको, बेसिक कहानी है ये, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल्स मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, ये सब के सब बेसिक चीजें हैं। मैंने पहला केस बताया, पहला केस क्या बताया, हॉलो सिलेंडर, दूसरा केस क्या बताया, सॉलिड सिलेंडर, दोनों केसों को मैंने अच्छे से बताया। अब मैंने होमवर्क भी दे दिया आपको कि करंट वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ आप खुद प्लॉट करोगे, और इस केस में भी आप लोग करंट वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ खुद प्लॉट करोगे, तो आपके पास नॉलेज बढ़ेगा। ओके।